स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम मानव पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पाचन तंत्र से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानव पाचन तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन क्या है। तो हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती हैं और ये शरीर क्या है, इन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इन कोशिकाओं को क्या है, ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा हमें मिलती है सरल अणुओं से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से। तो जो भी हम खाना खाते हैं वह कैसा होता है, जटिल अणुओं में होता है। तो इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर ही जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और जो भी अंग मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से अंग शामिल हैं जिनसे कि पाचन तंत्र होता है। तो सबसे पहला होता है उसमें मुख एवं मुख गुहा, दूसरे नंबर पर है ग्रासनली, तीसरे नंबर पर है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो इस प्रकार यह है 6 पार्ट में है। तो पूरा पाचन तंत्र क्या होता है, इन 6 भागों से होकर गुजरता है। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वह मुख में जाता है सबसे पहले, उसके बाद जाता है ग्रासनली जिसे कि फूड पाइप कहा जाता है, इसके बाद अमाशय में जाता है और उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार से यह क्या होता है, जो वेस्ट खाना है वह बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार यह 6 प्रक्रिया द्वारा पाचन तंत्र पूरा होता है। तो इसी को अब हम परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। तो भोजन के जटिल अणुओं यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सरल अणुओं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन के जो जटिल अणु हैं वह क्या होते हैं, सरल अणुओं में बदल जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में यह क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और यह क्या करते हैं, कोशिकाओं यानी कि सेल को एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल शामिल हैं। तो इनमें से भी जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है यह कैसे हैं, जटिल अणु होते हैं। और जो विटामिन है, खनिज लवण है और जल हैं ये क्या होते हैं, सरल अणु होते हैं और यह सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है यह कैसे होते हैं, जटिल अणु होते हैं। तो इनको सरल अणुओं में बदला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है और वसा को बसलीय अम्ल में बदला जाता है। तो यह क्या होते हैं, सरल अणुओं में बदल जाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो भी भोजन की प्रक्रिया है, भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह 5 चरणों से होकर गुजरती है। तो वह 5 चरण कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, जो कि भोजन को मुख में लेना है। इसके बाद है पाचन, तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना। तीसरा है अवशोषण, तो पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना यानी कि उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। चौथे नंबर पर है स्वांगीकरण, जिसे कि एसिमिलेशन कहा जाता है, ऊर्जा का उपयोग करना यानी कि कार्य करने में इसका उपयोग करना।
फिर 5वें नंबर पर है मल परित्याग, तो अपचे भोजन को त्याग कर गुदा द्वार द्वारा इसे क्या है, बाहर निकालना। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरती है। इसके बाद मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है आहार नाल, जिसे कि एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और दूसरा होता है सहायक पाचन ग्रंथियां, जो कि इन सभी आहार नाल जो हैं 6, इनकी क्या होती हैं, यह है सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं, जो कि इनको पचाने में सहायता करती हैं, और इनसे क्या होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, जिनसे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। तो जो सबसे पहली है आहार नाल, तो आहार नाल एक पूरी ही कैनाल है, जिसकी जो लंबाई होती है वह याद रखिएगा 9 मीटर होती है और 32 फीट होती है। तो यह एक पूरी ही कैनाल है, लेकिन इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यह कहां से स्टार्ट होती है, यह मुख से शुरुआत होती है इसकी, और यह गुदा तक रहती है। तो यह एक पूरी ही कैनाल है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यह मुंह से शुरू होकर, यहां से मुख से शुरू होकर यह कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम तक रहती है, और यह 9 मीटर लंबी होती है। तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उन 6 भागों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है ग्राशनली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार होते हैं आहार नाल के। अब इसके साथ ही हम देखेंगे सहायक पाचन ग्रंथियां, जिसमें लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय जिसे कि गाल ब्लैडर कहा जाता है, अग्नाशय जिसे कि पैनक्रियास कहा जाता है, और आंत्र ग्रंथि जिसे इंटेस्टाइन ग्लैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मुख एवं मुख गुहा। तो पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम जैसे ही भोजन को मुख में लेते हैं, यहां से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। तो यहां भी यह क्या होता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, यह 3 भागों में विभाजित रहता है। तो जिसमें दांत और जीभ यह खुद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। दांत और जीभ को अलग से पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे लार ग्रंथि को। तो मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कुल कितनी ग्रंथियां होती हैं, 6, और जोड़े में देखें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, जो जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। तो जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इस प्रकार यह 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। जो पैरोटिड ग्रंथि है, यह क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जो सबलिंगुअल ग्रंथि है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। रासायनिक पाचन के द्वारा किया जाने वाला जो रासायनिक पाचन है, वह लार के द्वारा किया जाता है। और हमारे शरीर में याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो सभी पॉइंट ही महत्वपूर्ण हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे अगर छोटी लार ग्रंथि पूछा जाए तो सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और हमारे शरीर में याद रखिएगा 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो पूरी आहार नाल को जो भोजन में पचाने में मदद करते हैं, वह एंजाइम्स हैं। तो अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले लार ग्रंथि द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो लार ग्रंथि से जो एंजाइम्स निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइसोजाइम्स और दूसरा है टाइलिन। तो अगर हम लाइसोजाइम्स की बात करें तो लाइसोजाइम्स लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम्स मुख में बैक्टीरिया को मारता है।
इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है टाइलिन, तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च है उसका पाचन करता है कौन? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम करता है, और टाइलिन नामक एंजाइम ही भोजन में मौजूद जो स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो कभी कभी क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड विषाणु यानी कि वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तब क्या हो जाता है, मप्स यानी कि गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, जब पैरोटिड ग्लैंड संक्रमित हो जाती है, जिससे क्या होता है, लार ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है, तो इससे क्या होता है, गलसुआ यानी कि मप्स नामक बीमारी हो जाती है। और इसी के साथ याद रखिएगा एक पॉइंट कि मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मुख द्वारा पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो यह बोलस कहलाता है। तो आहार नाल में मुख के बाद दूसरे नंबर पर है ग्राशनली। तो ग्राशनली को देखेंगे तो यह पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है, और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नली होती है जो अमाशय में खुलती है। याद रखिएगा, इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर लंबी यह नली होती है। यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह क्या होती है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है और एक रास्ता प्रदान करती है। इसमें क्या होता है, क्रमाकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राशनली में ही क्रमाकुचन प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन नीचे सरकता है। तो ग्राशनली में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सभी को ले लिया है इसमें। अब ग्राशनली के बाद अगला पॉइंट है अमाशय। तो अमाशय मुख गुहा के बाद ग्राशनली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। तो जैसे ही आपने भोजन मुख में लिया, यह मुंह में गया, मुंह से नीचे यह फूड पाइप ग्राशनली के द्वारा नीचे खिसका, और नीचे खिसकने के बाद यह कहाँ गया, अमाशय में गया, स्टोमच में गया। तो अब याद रखिएगा कि अमाशय आहार नली का सबसे चौथा भाग है, जो एक थैली नुमा होता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक पार्ट कहा जाता है, और जो बीच वाला भाग होता है उसे फंडिंग पार्ट कहा जाता है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। तो इन तीनों पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्डियक पार्ट। तो जो कार्डियक पार्ट है वह ऑक्सीडेंट कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो याद रखिएगा, कार्डियक पार्ट से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। ऑक्सीडेंट कोशिकाओं से यह अम्ल निकलता है जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है, जो कि बीच में पाया जाता है, फंडिंग पार्ट। तो फंडिंग पार्ट में यह भोजन अधिक समय तक अमाशय में इसको क्या किया जाता है, रोक कर रखा जाता है। इसमें रुगी पाई जाती है, जिसकी संख्या कांटेनुमा होती है। भूख लगने पर रुगी चुभता है। तो जब हमें भूख लगती है और हमें उस भूख का एहसास होता है, तो वह हमें फंडिंग पार्ट से ही इसका एहसास होता है। ये क्या होती है, कांटेनुमा इसकी संरचना होती है। तो यह क्या होती है, हमें चुभने लगती है और हमें भूख का एहसास होता है। तो यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है और भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देता है और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है। तो जठर रस 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे
नीचे वाला भाग है पाइलोरिक भाग, तो इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो इस जो जठर रस से दो एंजाइम निकलते हैं, जिसमें पहला है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। तो पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, सामान्य भोजन को इसका पाचन करता है और भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टाइन्स में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, जो पेप्सिन है यह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इससे निकलने वाला एंजाइम्स है वह है रेनिन। तो यह दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चे में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। यह दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। याद रखिएगा कि जो रेनिन एंजाइम है यह दूध को पचाने में सहायक करता है। तो दूध को पचाने में सहायक करने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन एंजाइम है। तो यह क्या करता है, विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है और यह दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। इसके बाद आती है छोटी आंत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत, तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फीट होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम पूरी आहार नाल की बात करें तो इसकी लंबाई 9 मीटर होती है यानी और 32 फीट। तो जो छोटी आंत है इसकी अकेले की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, 20 से 23 फीट के बीच में होती है। तो अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है खाना। तो जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले मुख में गया, मुख के बाद यह खाना फूड पाइप में गया, फूड पाइप के बाद यह स्टोमच यानी कि अमाशय में खाना रहता है और अमाशय में रहने के बाद यह जाता है छोटी आंत में खाना। तो छोटी आंत में जाने के बाद इसमें क्या होती है, यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है तो भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। कहाँ पर, छोटी आंत में। तो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इस प्रकार छोटी आंत के यह 3 पार्ट होते हैं। तो जो ड्यूडेनम है यह क्या होता है, अमाशय के बाद एक यू संरचना होती है, यू आकार की संरचना होती है, जिसमें यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग है वह है जेजुनम। तो जेजुनम ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जुजेनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जुजेनम में पाचन संबंधी कोई रासायनिक कार्य नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इलियम। तो यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने के कार्य छोटी आंत में मौजूद बिलाई के रूप में होते हैं। बिलाई के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है। तो इस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जहां से भोजन की क्रिया, पचाने की क्रिया संपन्न होती है और आसान की जाती है, यहाँ पर अवशोषण का कार्य। तो अब छोटी आंत के अंतर्गत ही 2 ग्रंथियां, जिसमें लीवर और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर, तो ये पाए जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले है यकृत। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है।
यह पित्त रस का निर्माण करती है जिसे पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। तो लीवर के द्वारा एक पित्त रस का निर्माण होता है जो क्या होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसके बाद जो दूसरी ग्रंथि है वह है पित्ताशय। तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है जिससे यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। और जो पित्ताशय है इसमें जब पथरी हो जाती है यानी कि गाल ब्लैडर में जब कोई स्टोन का निर्माण हो जाता है तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए पूरे गाल ब्लैडर को ही काटकर निकालना पड़ता है। पित्ताशय की बात करें तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, पित्त लवण और पित्त वर्णक। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। तो जो पित्त वर्णक होता है यह दो प्रकार का होता है। जो पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव निकलता है वह ब्लूरुबिन और बिलिवर्डिन द्वारा निकलता है, जिसमें ब्लूरुबिन पीला और बिलिवर्डिन हरे रंग का क्षारीय द्रव निकालता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जो ब्लूरुबिन का निर्माण है यह शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के ब्लूरुबिन का निर्माण होता है। ब्लूरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून में लीवर नहीं होता है तो यह क्या होता है, लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है। शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्या होता है, पीलिया हो जाता है। अब जो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम्स हैं उनको देखेंगे तो इनसे निकलने वाले एंजाइम में इरिप्सन, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज और लाइपेज। तो इस प्रकार छोटी आंत से निकलने वाले 5 एंजाइम्स हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज और लाइपेज। तो इसमें जो लाइपेज होता है यह क्या होता है, वसा को पचाने में मदद करता है। इसके बाद जो सुक्रेज, लैक्टोज और माल्टोज होता है यह शर्करा को पचाने में मदद करता है। तो इस प्रकार ये एंजाइम्स वसा, स्टार्च और शर्करा को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है आहार नाल का वह है अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो इसमें अग्नाशयी रस निकलता है, यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.8 से 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो अग्नाशयी रस को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। तो याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो जो लाइपेज है यह प्रोटीन व पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है और एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। जो ट्रिप्सिन है यह वसा को ग्लिसरॉल व बसलीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में बदलता है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा होता है। तो ये तीनों ही एंजाइम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसके बाद आती है बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो भोजन के पाचन संबंधी सबसे ज्यादा कार्य होते हैं वह छोटी आंत में होते हैं और लगभग पूर्ण पाचन छोटी आंत तक हो जाता है। तो यहाँ पर पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होते क्योंकि इसमें किसी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहला है जिसे कि कहा जाता है सिकम, दूसरे नंबर पर है कोलोन यानी कि बृहदांत्र और तीसरे नंबर पर है मलाशय। तो छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है और सीकम पेट में दाहिनी ओर होती है जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। तो भोजन के रूप में होता है बोलस मुख में, कायम पेट में
और कायल मलाशय में। तो अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रकार सबसे आखिरी में बड़ी आंत के बाद जो अपचा भोजन होता है वह गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि छोटी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर 20 से 23 फीट होती है। बड़ी आंत की औसत लंबाई 1.5 मीटर 5 फीट होती है। तो इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही हम इसी प्रकार की और वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।